हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने यहाँ पे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, menstrual cycle, fertilization, embryo development, pregnancy, placenta formation, parturition and lactation period को पढ़ना है। That all topics are in our syllabus। तो इसके अंदर अभी हम यहाँ पे अपने जो सिलेबस के अंदर ये कवरेज हो रही है, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हो? रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू यंग वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन करना जो सिमिलर होते हैं अपने ही जनरेशन के साथ, अपनी ओन जनरेशन ओन स्पीशीज़ के साथ सिमिलैरिटीज़ शो करेंगे और वही अपने यंग वंस की फॉर्मेशन करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। फिर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने अपने यंग वंस की फॉर्मेशन करते हैं और वो सारे यंग वंस जो हैं उनके साथ ही रिजेंबल करेंगे, उनकी स्पीशीज़ के साथ ही। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, यंग वंस फॉर्म नहीं हो पाएंगे तो अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगी, वो स्पीशीज़ वहीं पे फिनिश हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। विदाउट रिप्रोडक्शन ईच एंड एवरी वन विल स्टॉप हियर। तो रिप्रोडक्शन जो है अपने न्यू जनरेशन की प्रोडक्शन के लिए, यंग वंस की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन्स बींग्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ह्यूमन बींग्स, और दे आर अ वीवीपेरस, गिव बर्थ टू यंग वंस। वीवीपेरस का मतलब होता है जो अपने यंग वंस की बर्थ करवाएंगे, मतलब अपने स्टमक के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही 9 मंथ तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी और उसके बाद यंग वंस की फॉर्मेशन होने वाली है। दैट इज़ नोन एज द वीवीपेरस। ओवीपेरस होते हैं जो एग की प्रोडक्शन करते हैं, एग ले करते हैं, वो एग जो है बाहर ले करेंगे और उसके बाद वो जो एग की डेवलपमेंट होने वाली है और जब उसमें से बेबी निकलेगा उसे हम लोग बोलते हैं ओवीपेरस। ठीक है, मतलब ओवम निकलना, एग का बाहर आ जाना और उसके बाद उसकी बाहर ही होके डेवलपमेंट होना। बट ह्यूमंस आर अ वीवीपेरस जो कि अपने यंग वंस की डायरेक्टली फॉर्मेशन करेंगे, बॉडी के इनसाइड में ही वो यंग वंस रहेंगे जितने भी मंथ्स उन्होंने रहना है, और उसके बाद जैसे 9 मंथ होता है जो टाइम पीरियड होता है ह्यूमंस के लिए, और उसके बाद उन यंग वंस की यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी, मतलब बर्थ हो जाएगा। दैट इज़ नोन एज द वीवीपेरस। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर अ मेल गैमीट्स एंड अ फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स के अंदर स्पर्म, जिन्हें हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, और फीमेल गैमीट्स के अंदर ओवा। ठीक है, ये दो की ज़रूरत होती है यहाँ पे, जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर 2 ऑर्गेनिजम्स का पार्टिसिपेशन होता है और वो 2 ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने यंग वंस की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे और उसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट का मतलब होता है जब मेल और फीमेल कंबाइन करेंगे और उसके बाद वो दोनों एक सेल की फॉर्मेशन कर लेंगे जिसके अंदर उनका न्यूक्लियस कंबाइन हो चुका होगा, उसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। आफ्टर सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इट बिकम अ ऑर्गेनिज्म और बेबी। जाइगोट क्या करेगा, बहुत सारी स्टेजेस में जाएगा, जो कि आगे मैं फर्दर इसकी स्टडी में आपको बताऊंगी कि काफ़ी सारी स्टेजेस में जाएगा और वो क्या करेगा, एक बेबी बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। धीरे धीरे वो डेवलपमेंट करके अपनी बॉडी की जो है वो सेल की डिवीज़न करके, और उसके बाद जब उसके 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इसके काफ़ी सारे फेजेस होते हैं। फेजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होते हैं विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। अच्छा, ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हो रही है और डेवलपमेंट भी इंटरनल हो रही है। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन लाइक सम ऑर्गेनिज्म दैट दे हैव अ आउटर फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही होगी कि अंदर ही स्पर्म जाएगा और स्पर्म और जो एग है वहाँ पे मेट करेंगे, उसके बाद जाइगोट बनेगा और उसकी इंटरनल ही डेवलपमेंट होगी। बेबी जो है वो इंटरनल ही डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद जब वो उसकी फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी उसके बाद वो बाहर आएगा। तो इसके लिए इसके 9 फेजेस होते हैं ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला होता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन,
क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेंटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, पार्चुरेशन। अब इन सारे फेजेस के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स की फॉर्मेशन होना, मेल और फीमेल के अंदर गैमीट्स बनना। गैमीट्स इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस। इफ़ गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन इंडिविजुअल देन नो यंग वन फॉर्मेशन इज अकर। अगर हमारे अंदर गैमीट्स नहीं बनेंगे तो फिर हमारे अंदर जब गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर हमारे अंदर न्यू यंग वंस की फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती है। तो गैमीटोजेनेसिस इज़ वेरी नेसेसरी, और ये एडोलेसेंस और पुबर्टी स्टेज में होती है। मेल और फीमेल्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं और उसके बाद जो मेल और फीमेल्स हैं वो क्या करेंगे, अपने यंग वन की फॉर्मेशन के लिए तैयार होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अब अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने यंग वंस की फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर सके। तो गैमीटोजेनेसिस जो मेल के अंदर होगी वो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर एग की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए उसे बोलते हैं oogenesis। तो हेयर दैट इज़ द गैमीट। तो उसे कॉमनली हम लोग बोलेंगे गैमीट्स की फॉर्मेशन होना मेल और फीमेल के अंदर, स्पर्म और एग बनना। उसके बाद आ गया सेकंड स्टेप इज़ द इंसेमिनेशन। जब यहाँ पे गैमीट्स बन गए तो उनका इंसर्ट होना भी ज़रूरी है। जैसे कि अब देखो, एग तो मूव नहीं कर सकता है, एग तो फीमेल के अंदर ही रहेगा, बट लेकिन स्पर्म की मूवमेंट होगी। स्पर्म जो हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे, इंसेमिनेट किए जाएंगे फीमेल के वजाइना में। तो दैट फेज इज़ नोन एज द इंसेमिनेशन। स्पर्म का इंसर्ट होना या फिर रिलीज़ होना फीमेल के वजाइना में, उसे हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद जब स्पर्म फीमेल के वजाइना में चले जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट फेज आएगा, दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों का फर्टिलाइज कर जाना, फ्यूज़ कर जाना, और उसके बाद न्यू जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाना। अभी जो आपको यहाँ पे बताया था जाइगोट बनने वाला है। ठीक है, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में जब फ्यूज़ करेंगे तो उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फिर क्या होगा, यंग वन की फॉर्मेशन होगी। जब फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकेज। अभी मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे हर एक स्टेप को, आगे हम एक एक स्टेप को स्टडी करेंगे। क्लीवेज हो गया यहाँ पे ब्रेक डाउन, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जाइगोट बना है इसकी इस तरीके से ब्रेक डाउन होना, कितने सारे पार्ट्स में इसका डिवाइड अप हो जाना, दैट इज़ नोन एज द क्लीवेज। उसके बाद आएगा यहाँ पे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब क्लीवेज हो गई है तो क्लीवेज के बाद अब जो यहाँ पे क्लीवेज हुई है उसके बाद वो इम्प्लांट होगा यूट्रस में जाके। यूट्रस जहाँ पे बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, 9 मंथ तक बेबी जो है वहीं पे रहेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जो जाइगोट है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाएगा। अभी जब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि कैसे इम्प्लांटेशन होती है और एंडोमेट्रियम की वॉल कौन सी होती है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब जाइगोट बन गया तो वो जाइगोट अटैच हो जाएगा यूट्रस में जाके एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ, दैट इज़ नोन एज द इम्प्लांटेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ द, जब इम्प्लांटेशन होगी तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही जितना मटेरियल है बेबी को, जो भी चीज़ें चाहिए, ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जो भी उनको खाने पीने का सामान चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे के सारे प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी तक पहुँचेंगे। तो जब वहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी, अटैचमेंट होगी, तो फिर उसके बाद प्लेसेंटा बन जाएगा। वो प्लेसेंटा 9 मंथ तक बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा, उसे हर एक चीज़ के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है एम्ब्रियो अब अपनी डेवलपमेंट करेगा, मतलब अब बेबी जो वहाँ पे बना हुआ है, जो बेबी एस्टैब्लिशमेंट हो गया है वहाँ पे, जो छोटा सा बेबी है, अब वो एम्ब्रियो है, उसकी अब 9 मंथ तक वहीं पे डेवलपमेंट होगी। नाउ नेक्स्ट इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जो वहाँ पे बेबी आके अटैच हो गया है यूट्रस में, अब वो 9 मंथ तक अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा धीरे धीरे करके। ये नहीं है एक साथ में बेबी का ग्रोथ हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा मदर के यूट्रस के अंदर ही। और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे जब मदर के यूट्रस के अंदर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है तो फिर जैसे उसके 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद उसका बर्थ हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द पार्चुरेशन। बर्थ के प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे और बेबी जो है वो पुश करेगा बाहर की तरफ आने के लिए, और बेबी का जब बर्थ होगा, दैट पीरियड इज़ नोन एज द पार्चुरेशन।
ठीक है। ये सारे हो गए यहाँ पे फेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फेजेस आते हैं जिसके थ्रू बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है बॉडी के इनसाइड में। अब करेक्टर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर दोज बोथ सेक्सेस आर सेपरेटेड। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सारे सेक्स क्या होते हैं, यहाँ पे सेपरेट होते हैं। इट इज़ डोंट लाइक बी डैट कि वहाँ पे मेल और फीमेल एक जैसे होंगे, तो दोनों सेक्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। ब्रीडिंग कैन कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट द ईयर्स। इनके क्या होती है, ह्यूमन्स के अंदर ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर होती है। थ्रू आउट द ईयर मतलब वो कभी भी अपने यंग वंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये सीजनल ब्रीडर हैं कि सीजनिंग टाइमिंग पे ही इन्होंने अपने क्या करनी है, बेबीज़ की फॉर्मेशन करनी है। कभी भी ये थ्रू आउट द ईयर जब इनका होगा तब वो अपने यंग वंस की फॉर्मेशन कर सकती हैं। जबकि फीमेल के अंदर मेनार्क और मीनोपॉज आता है। मेनार्क का मतलब स्टार्टिंग ऑफ ब्लीडिंग साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और पॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, स्टार्टिंग होनी और ख़त्म हो जाना। ठीक है, फीमेल्स के अंदर। और फीमेल्स के अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज तक अक्कर करता है। और मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर क्या होने वाला है, स्पर्म की फॉर्मेशन होने वाली है और उसको स्क्रोटम कवर करेगा जो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। थर्मो रेगुलेटर जिसे हम लोग बोलते हैं। ये आगे मैं आपको ये सारी चीज़ें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करवाऊँगी वहाँ पे, तो आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है एम्पल और इस्थमस रीजन में होती है। ये भी आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करोगे ना तब आपको उसमें समझ में आएगा, एम्पल और इस्थमस रीजन। अब जो फीमेल है जब पार्चुरेशन हो जाएगा उसके बाद वो बेबी को फीड करवाएगी और वो फीडिंग के लिए उसे हम लोग जो मदर का मिल्क है वो बेबी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, तो मदर जो है अपने न्यू यंग वन को फीड करवाएगी और वो प्रोलॉन्ग अपनी पेरेंटल केयर करेगी, मतलब अपनी जो है बेबी है उसकी केयर करेगी। और उसके बाद जब बर्थ हो जाएगा लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। पार्चुरेशन पीरियड के बाद लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि करेक्टर्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मतलब फीमेल और मेल के अंदर कौन कौन से सिस्टम होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली वो अपना क्या करेंगे, जो है फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद अपने यंग वंस की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगे। तो दीज आर द फेजेस एंड करेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करवाऊंगी, मेल फीमेल, और उसके बाद जो भी मैंने आपको यहाँ पे फेजेस बताए हैं वो सारे के सारे फेजेस करवाऊंगी ताकि आप लोगों को यहाँ पे मेल और फीमेल के सिस्टम के बारे में समझ में आएगा। ईजीएस्ट वे में करवाऊंगी ताकि आप लोगों को ईजी लगे और समझ में भी आए। तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोज़ को इसी तरीके से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ताकि आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वॉच करिए मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।